नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं संभव एजुकेशन क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग UPSSC, UPPSC, UPSC में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। 1990 से मार्च 2023 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सारे प्रश्नों को हम लेकर चर्चा कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, और इसमें पंजाब भी ऐड है, पंजाब के जो शासक थे। ठीक है, तो टॉप 1500 प्रश्न हमको करने हैं। आज हम 25 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो आइए लेते हैं अपना 26वां प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन ए सरफराज खान, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी है अलीवर्दी खान, ऑप्शन डी है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। देखिए, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त मुगल सम्राट था कौन? तो मुगल सम्राट था फर्रुख सियर। इसने जो है फर्रुख सियर ने ही जो है स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था ये मुर्शिद कुली खान था। इसके द्वारा नियुक्त गवर्नर मुर्शिद कुली खान जो था गवर्नर था। ठीक है, इसका जो शासन था वो करीब 1717 से लेकर के और 1727 तक था। कब तक था? 1727 तक। बात क्लियर है? अब यहाँ से एक फैक्ट और जान लीजिए। जैसे फर्रुख सियर को रंगीला बादशाह भी कहते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। क्या? घृणित कायर। ठीक है, उसके बाद अगर मुर्शिद कुली खान की बात करते हैं तो इनको जो है इसने जो राजधानी अपनी थी वो ढाका से ये मकसूदाबाद ले गया था। कहाँ पे? मकसूदाबाद ले गया था, जिसको मुर्शिदाबाद कहा जाता था। और इसी मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा आरंभ की थी। इजारेदारी प्रथा, जैसे इजारेदारी प्रथा ऐसे समझिए आप, जैसे अभी जो टेंडर होता है, जैसे 2 साल का टेंडर हो गया, 3 साल का, 1 साल का टेंडर जो होता है उसी को इजारेदारी प्रथा कहते हैं। बात क्लियर है? मतलब ऐसा अनुबंध जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार जो है अधिकतम जो बोलीदाता होता है उसको दिया जाता है, वही इजारेदारी प्रथा कहलाती है। बात क्लियर है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? बताओ भैया क्या होगा इसमें? देखिए, अगर कभी भी ब्रिटिश के प्रभुत्व के प्रारंभ की बात करें तो एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा क्या सही होगा? प्लासी का युद्ध। क्या सही होगा? प्लासी का युद्ध सही होगा। क्या? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 23 जून 1757 को हुआ था। और इसकी पटकथा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी आपकी जो 20 जून 1756 को। काल कोठरी की जो घटना है 20 जून 1756 को, इसको क्या कहा गया? काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना कहा गया। इसकी पटकथा यहाँ लिखी गई। और उसके बाद जो 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच। इसके बाद अब आपका जिंदगी में ये प्रश्न गलत नहीं होगा अगर जो है यहाँ से प्लासी को दूसरे प्रश्न आएगा तो। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव जो था इसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और सिराजुद्दौला इनको जो धोखा दिया, वो धोखा देने वाले 3 व्यक्ति थे। एक तो मीर जाफर, आप याद कर लीजिए, मीर जाफर, यार लतीफ। अगर किसी का नाम लतीफ होगा समझ लीजिए धोखेबाज टाइप का है, ऐसा ना समझ लीजिए। सिराजुद्दौला राय दुर्लभ, इसने भी इनको धोखा दिया था। बात क्लियर है? सिराजुद्दौला को इसने धोखा दिया था। और जो ब्लैक होल की घटना थी 20 जून 1756 वाले, इसमें करीब 146, जिसे पूछा जाता है कितने बंदी थे इसमें, तो इसमें करीब 146 बंदी थे, जिसमें से लास्ट में जो अगले दिन खोला गया तो लगभग 23 लोग जो है जिंदा बचे थे। ठीक है, और इसमें ही जैसे जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। और इसमें जैसे मीर मदान और मतलब इनके जो और सेनानायक थे वो भी जो है शहीद हुए, क्योंकि उन लोगों ने वीरतापूर्वक लड़ा। लेकिन मीर जाफर जो था ये धोखा कर गया, ये उनका मुख्य सेनापति था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की हार हुई। तो बेसिकली इसमें प्रारंभ अगर पूछेगा तो आपका प्लासी युद्ध होगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था भैया? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं मैसूर की तीसरी लड़ाई, तो मैसूर का जो तृतीय युद्ध था वो 1790 से लेकर के 1792 तक लड़ा गया था। ठीक है, दरअसल ये तीसरा जो लड़ाई हुआ था ये दक्कन पर अपने उस मतलब प्रभुत्व को लेकर के थी। हालांकि इस बाद में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आएगा 18 स्थान क्रांति का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? वारेन हेस्टिंग को, एमहर्स्ट को, रॉबर्ट क्लाइव को या कॉर्नवालिस को? विलियम पिट यहाँ पे एक अधिकारी थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक या इन्हीं को जो है इसको ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या भैया, निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? देखिए, जब आपके 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, तो इसमें एक नाम आपने पढ़ा मीर जाफर। क्या? मीर जाफर एक नाम पढ़ा, ये गद्दारी किया था, जिसके बदले जब अंग्रेज जीते तो इन्होंने जो है इसको यहाँ का सूबेदार बना दिया, बंगाल का सूबेदार बना दिया, बंगाल का सूबेदार बन गया। लेकिन इसकी कार्यशैली को देख करके अंग्रेजों ने इसको हटा दिया और इसके बाद इसके दामाद को बनाया। क्या? उसका नाम था मीर कासिम, जो आगे बक्सर युद्ध की पटकथा लिखेगा उसको इन्होंने बनाया। वो जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। कौन? मीर कासिम ने। जब ये मुर्शिदाबाद इसे मुंगेर स्थानांतरित करने का बेसिक उसका उद्देश्य यही था कि इसमें अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप है वो कम हो जाए, है ना। हालांकि वो अंग्रेजों को रास नहीं आया और उसके बाद मीर कासिम को भी उन्होंने अपनी सत्ता से हटा दिया और फिर मीर जाफर का किया, बना दिया वहां का सूबेदार। ठीक है, चल तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सबसे अधिक निर्णायक है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? देखिए, एक होता है प्रभुत्व को संस्थापित करना और एक होता है प्रभुत्व को प्रारंभ। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का, अब जैसे ये प्रश्न आया भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया और यही प्रश्न आ जाए भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्रारंभ हो जाएगा प्लासी से और संस्थापना हो जाएगी आपके बक्सर के 1764 से। अब इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। जब ये दरअसल ये हुआ था 22 अक्टूबर, आप हल्का सा बस समय देकर के सुनिए, इसकी पूरी कहानी 1764 को हुआ था ये। ठीक है, और ये बेसिकली जब मीर कासिम को अंग्रेजों ने उसके पद से हटा दिया तो मीर कासिम खानाबदोश की जिंदगी जीने लगा और वो वहां से चला आया अवध के नवाब के पास। क्या? अवध के नवाब। अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। कौन थे? शुजाउद्दौला अवध के नवाब हुआ करते थे। इनके पास चला आया, कहा कि ऐसा है, ऐसे अलग अलग रहेंगे तो हो सकता है अंग्रेज कल हमारे ऊपर, हम लोग जैसे मुझे आ जाता है कल आपको भी हटा सकते हैं। तो इनको पहले मनाया कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। उसके बाद ये चला गया दिल्ली के शासक ये चला गया दिल्ली के शासक, उस वक्त जो शासक थे शाह आलम द्वितीय थे, इनके पास चला गया, इनको भी मनाया। दरअसल इसकी जो मीर कासिम था, हालांकि ये त्रिगुट का ये इसके पास था तो कुछ नहीं खोने के लिए, लेकिन ये पा बहुत सकता था, तो इसने क्या किया, अवध के नवाब और दिल्ली के सुल्तान शाह आलम जो द्वितीय थे इनको जो है मिला लिया और इनसे कहा कि हम लोग मिल करके युद्ध लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो हो सकता है हम लोग जीत हो जाए। तो इसने क्या किया, जो मीर कासिम था इसके पास जब खोने के लिए कुछ नहीं था, इसने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और उस वक्त जो अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो जो है इसका नेतृत्व करने वाला था। तो हेक्टर मुनरो से जो है जब सीधी लड़ाई लड़ी गई तो इसमें यह कह सकते हैं कि इसमें जो त्रिगुट था इनकी हार हुई। क्या हुआ? हार हुई इनकी, और हेक्टर मुनरो जो है ये जीत गया। ठीक है, उसके जस्ट बाद जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे ना कि इसमें रॉबर्ट क्लाइव का बड़ा योगदान था, तो रॉबर्ट क्लाइव को फिर भेजा जाता है, कि आप जाइए और जो लोग हम लोग जीते हैं उसमें जो है उसको कैसे क्या करना वो करके आइए। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है भारत और ये क्या करता है, सबसे पहले आकर के 12 अगस्त
12 अगस्त 1765 में सबसे पहले क्या करता है, इलाहाबाद की संधि करता है, इलाहाबाद की संधि करता है। और इलाहाबाद की संधि में इस ये कहता है कि जो मुगल बादशाह, पूछा जाता है कि जो पहली इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी ये किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी शाह आलम द्वितीय के मध्य, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। तो इस संधि में ये सीधे सीधे कहता है कि ऐसा है, आप जो लड़े हैं हमारे विरुद्ध उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। तो इसके एवज में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा को इनसे ले लेता है। अब यहीं पे देखिए, अब जब ये इनसे लेता है तो यहीं से, अभी ऐसे समझिए, यहीं से द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हो जाती है। द्वैध शासन प्रणाली मतलब क्या, राजा जो है, राजा का उत्तरदायित्व होगा, ऐसे समझिए कंपनी का उत्तरदायित्व विहीन अधिकार होगा और नवाब का अधिकार जो है वो उत्तरदायित्व वाला होगा। मतलब पैसा कमाएगी कंपनी लेकिन अधिकार जो दिखेगा किसके पास, दिखेगा हमारा राजा के पास। तो जनता का विद्रोह किसके खिलाफ होगा, राजा के खिलाफ होगा। अंग्रेज बड़े साधक थे। उसके बाद जो दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की, वो होती 16 अगस्त को, 16 अगस्त को होती है और ये होती है क्लायू और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होती है। इनसे कहा जाता है कि आप जो है ये काम करेंगे कि हमको जो 50 लाख रुपया देंगे पहली बात तो, ठीक है, और उसके साथ साथ हम आपके अवध की रक्षा के लिए, अब अपने पास आप सेना नहीं रखेंगे, हम आपकी अवध के सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजेंगे। तो अगर आपसे भविष्य में कभी भी प्रश्न बनता है कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था, तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो अवध था। अवध जो है, अवध के ऊपर इसने कहा कि साहब हम वो कर रहे हैं, आप आइए। तो अवध ने मतलब कुछ करके इसको जो है कहा ठीक है हम मान ले रहे हैं, अब चूंकि हारे थे तो मानना ही पड़ेगा इनको। तो इसमें बक्सर के युद्ध में बड़ी हानि हुई थी और यहीं से जो भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व था वो संस्थापित हो गया था। उसके बाद अगर बात करें किसकी, अगर हम जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वांडीवास का, क्या दे रखा है, वांडीवास। अब वांडीवास की लड़ाई जैसे ये हुई थी जनवरी 1760 में, जनवरी 1760 में हुई थी, ठीक है, अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुई थी। इसमें जो है यहाँ पे आयरकूट था और यहाँ पे डी लाली की सेना थी। अब यहीं पे एक और पूछा जाता है आपसे, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध भैया 23 नवंबर 1759 को ही हो गया था। किसके बीच, अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। बात क्लियर है। तो बेसिकली इसमें आप समझ लीजिए इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, बक्सर कुछ। मतलब ये पूरी कहानी बता देता था, इतना साल हो जाता है और आगे जब धीरे धीरे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। बक्सर के युद्ध के बाद दिल्ली का शासक कौन था? अब बताओ भैया बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप इतना पढ़ा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764, आपको पता है इसी में जो है 2 संधि हुई थी। यहां समझ लीजिए इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, ठीक है। और ये संधि 2 लोगों के बीच हुई थी, एक तो अवध के नवाब, एक तो अवध के नवाब और एक थे मुगल बादशाह, दिल्ली के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। पूछा दिल्ली शासक कौन था? तो भैया दिल्ली शासक तो जो है शाह आलम द्वितीय तो होंगे ना, शाह आलम द्वितीय होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। तो अब उसके शाह आलम द्वितीय के बाद जो है आगे चल करके चीजें और बदली। तो ये हालांकि मतलब ये इनके पतन का मुख्य कारण भी बना जो इलाहाबाद की संधि थी, ठीक है। तो अवध के नवाब मुगल बादशाह जो इन लोगों के बीच हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए बक्सर के समय अगर आपसे ये पूछे कि साहब उस वक्त अवध का नवाब कौन था, तो उस वक्त अवध का नवाब जो है वो आपका अवध के नवाब जो है वो आपके शुजाउद्दौला थे। अगर यहीं आपसे बंगाल का पूछ ले, बंगाल का नवाब, तो बंगाल का नवाब जो था वो बेसिकली कौन था? वो था आपका मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखसियर था, शाह आलम प्रथम था, शुजाउद्दौला था या शाह आलम द्वितीय था? देखो भैया अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने की बात आएगी तो आप समझिए इसको दीवानी प्रदान करने के लिए तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, शाह आलम द्वितीय से। और इन्होंने जो है आपके ये 3 जो राज्य थे, बंगाल, यहाँ फिर था बिहार और यहाँ पे था उड़ीसा, ये 3 राज्यों की जो है दीवानी इनको सौंप दी गई थी और कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपया वार्षिक जो है देना स्वीकार किया था, ठीक है। अब अगर पूछे बंगाल का दीवान कौन था, तो बंगाल का दीवान जो है मोहम्मद रजा खान था। कौन था? मोहम्मद रजा खान था। अगर हम बिहार की बात करें तो राजा सिताब राय, राजा
सिताब राय थे। और यहाँ पे उड़ीसा की बात करें तो ये राय दुर्लभ थे, यही गद्दारी किया था, राय दुर्लभ थे। बात क्लियर है? तो ये अपने हो जाते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, किसने दीवानी प्रदान की थी? दीवानी प्रदान करने वाले शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? मुर्शिदाबाद बोले तो हमने भी क्या अभी बताया था आपको ना, मुर्शिदाबाद बोले तो मोहम्मद रजा खान। मुर्शिदाबाद था कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, अभी जैसे हम कुछ देर पहले चर्चा की राजा सिताब राय कहाँ पे, जैसे यहाँ पे बिहार तो राजा सिताब राय थे। यहाँ अगर राजा सिताब राय की बात करें तो ये बिहार के थे, बिहार के। और राय दुर्लभ की बात करें तो ये कहाँ पे थे? उड़ीसा के थे। बात क्लियर है? तो इसमें आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, 1765 दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? देखो भैया, जब इनको जो है बंगाल दे दिया गया, बिहार और उड़ीसा दे दिया गया, तो सबसे पहले किसके संपर्क में आए? गारो के, खासी के, कुकी के या टिप्परा के? देखिए भैया, जब इनको दे दिया गया तो सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी, समझिएगा किसकी दीवानी? सिलहट की दीवानी, सिलहट की दीवानी इनको प्राप्त हुई। ठीक है, प्राप्त की गई। उसके बाद जो है सिलहट की जयंतिया और गारो पहाड़ी, यहाँ पे सिलहट में ही जयंतिया और गारो थी, जयंतिया और गारो, ये दो पहाड़ियां थी। ठीक है, इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का प्रयास किया गया, सड़क निर्माण का प्रयास किया जाने लगा। उसके विरोध में जो खासी जनजात जो थी, जो खासी जनजात, इसने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व में। पूछा जाता है किसके नेतृत्व में? तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसने विरोध कर दिया। तो इसमें बेसिकली अगर पूछा जाए आपसे कौन सी पर्वतीय जनजात संपर्क में आए थे ये लोग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खासी जनजात। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है कौन सा सुल्तान था हिंदू नायक वजीर के, अवध यहाँ पे था, अवध सुल्तान के हिंदू नायक वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? पूछा है। राजा टिकैत राय नवाब असाफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। ऑप्शन बी, अवध के नवाबों के राज्य में समानतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी है केवल बी सही है। जिसका राइट आंसर देखिए, अगर राजा टिकैत राय नवाब की बात करते हैं, असाफुद्दौला की, ये अर्थमंत्री थे, बिल्कुल बात सही है, वित्त मंत्री थे ये। अवध के नवाबों के राज्य में समानतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त है, भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 18वें शतक में, शतक हो दशक हो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है वांडीवास के युद्ध, बक्सर के युद्ध, अंबर के युद्ध, प्लासी के युद्ध। ऑप्शन बी है अंबर के युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास के युद्ध, बक्सर के युद्ध। ऑप्शन सी है वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर का युद्ध। ऑप्शन डी है अंबर के युद्ध, प्लासी युद्ध, बक्सर के युद्ध, वांडीवास। देखिए आपको इसमें अब पता लगा अंबर के युद्ध आप नहीं सुने नाम, सबसे पहले आ जाइए वांडीवास में। वांडीवास, जैसे अगर वांडीवास की बात करते हैं उसके बाद आप बक्सर पे आ जाइए, बक्सर, प्लासी, ये तीन का तो नाम आपने सुना है। प्लासी की बात करें 1757 में हुआ था, बक्सर की बात करें तो 1764 में हुआ था। बात क्लियर है? ये 1760 में हुआ था। मतलब ये कि सबसे पहले प्लासी होगा, उसके बाद वांडीवास आएगा, उसके बाद बक्सर आएगा। बात क्लियर है? अब इनमें देख लीजिए वांडीवास, वांडीवास के बाद प्लासी, मतलब ऐसे करें तो वांडीवास से पहले जो है, जैसे अगर एक नंबर पे प्लासी आएगा, 2 नंबर पे वांडीवास आएगा, 3 नंबर पे आपका बक्सर आएगा। ठीक है, अब इसे मिला लीजिए। वांडीवास का बक्सर दिया है, ये गलत हो गया। वांडीवास, प्लासी के बाद वांडीवास का बक्सर, इसमें तो कुछ सही हो सकता है। वांडीवास के बाद बक्सर दिया है तो वांडीवास बक्सर हो ही नहीं सकता है ना, हो सकता है। उसके बाद प्लासी दिया तो ये भी नहीं हो सकता। प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध दे दिया है, इसके बाद वांडीवास होना चाहिए भी नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं किसकी, अंबर के युद्ध की, तो अंबर का जो युद्ध है ये हुआ था आपका, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध ये हुआ था आपका अगस्त 1749 में। कब हुआ था? अगस्त 1749 में ये हुआ था। किसके बीच? ये दरअसल बहुत जो है यहीं से कर्नाटक युद्ध की नींव पड़ती है। ये हुआ था मुजफ्फर जंग, और उसके बाद चंदा साहब थे, चंदा साहब, और उसके बाद फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना, फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना, ये तीनों मिलकर के किससे लड़े थे? ये नहीं लड़े थे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से। ये नवाब
अनवरुद्दीन, ये इनसे लड़े थे और अनवरुद्दीन जो है पराजित हुआ था। ये बेसिकली मुजफ्फर जंग जो है ये नवाब था कर्नाटक का, कर्नाटक के अंदर पूरा दक्कन इस पे कवर करता था। ये इस पे ये लोग अपना राजा बनना चाह रहे थे। हालांकि जब ये हार गया तो उसमें मुजफ्फर जंग जो दक्कन का सूबेदार बना और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो इसमें फ्रांसीसियों की भी विजय हुई और इसमें ये लोग भी अपना आए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बक्सर के युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, ऑप्शन बी वांडिवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ऑप्शन डी है खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर मीर जाफर के विरुद्ध था नहीं, कौन थे? आपके अभी त्रिगुट की बात हुई थी। कौन से? त्रिगुट की बात हुई थी। त्रिगुट में कौन था? मीर कासिम था। मीर कासिम था, अवध के नवाब थे और आपके मुगलों के सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो इसमें ये तो गलत हो जाता। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद चिलियावाला के डलहौजी के विरुद्ध मराठे, मराठे नहीं थे चिलियावाले में, चिलियावाले में जो है ये सिखों के विरुद्ध हुआ था। खुर्दा का युद्ध जो है ये निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो खुर्जा इसमें मराठे थे, निजाम नहीं था। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा ने, मुगल ने, राजपूतों ने या इनमें से कोई नहीं? देखिए सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ था वो मराठों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, मराठों ने कई बार इनसे दोस्ती भी करी, मराठों इनसे कई बार जो है इनको धूल भी चढ़ाई। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो आंग्ल मैसूर युद्ध जैसे प्रथम या द्वितीय की बात करते हैं, उसमें जो है मराठे हैदर अली के साथ थे। उसके बाद ये मिल गए जो है जाकर के अंग्रेजों से, तो उसमें बाद में टीपू सुल्तान मारा भी जाता है चौथे युद्ध में। तो उनका ये योगदान रहा है। आगे ले चलते हैं 39 नंबर पे, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर, बताओ भैया इसमें क्या सम्मिलित था? देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, रणजीत सिंह के विषय में, किसकी बात करें? रणजीत सिंह के विषय में बात करते हैं। रणजीत सिंह के विषय में बात करें तो भैया इनका जन्म जो है ये 1780 में हुआ था। यहाँ से प्रश्न यूपी पीसीएस में आया हुआ है कि ये जो है किस मिसल के मुखिया थे? तो ये सुरचकिया मिसल के थे। किसके? सुरचकिया मिसल के मुखिया थे। ठीक है, ये प्रश्न 2 बार आ गया है। तो ये सुरचकिया मिसल के मुखिया थे। हालांकि इनका जो है अगले मिसल जो था इनका विरोध में था, उनसे इनका मतभेद चलता था। तो बेसिकली इनका जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 1798 में। 1798 में अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह। कौन था? अफगान शासक जमान शाह। अफगान शासक जमान शाह था। इसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, लेकिन जब जा रहा था तो इसमें पंजाब किनारे जो चिनाब नदी थी उसमें इसकी सारी तोपें गिर गए और राजा रणजीत सिंह जो थे, जो इसकी राजा रणजीत सिंह क्या किए? इसकी सारी तोपों को निकलवा के इसको सौंप दिए। इससे ये खुश होकर के इनको क्या कहा कि आप जो है लाहौर पर आक्रमण कर सकते हैं। तो 1799 में इन्होंने लाहौर पर आक्रमण कर दिया और लाहौर को अपने में मिला लिया। तो लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया इन्होंने। और उसके बाद जो है 1805 में ये जो इनके विरोध में, जैसे ये सुरचकिया मिसल के थे तो इनको विरोध वाले जो थे वो भंगी मिसल के थे। तो इन्होंने जो है अमृतसर पे भी कब्जा कर लिया, अमृतसर पर हमला किया और इसको भी मिला लिया। तो ये इनकी राजनीतिक राजधानी बन गई लाहौर और ये इनकी जो है सांस्कृतिक राजधानी। जैसे अगर आपसे कभी पूछे कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लेकिन अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या तो आप बताएंगे प्रयागराज है। अगर आपसे कोई पूछे सांस्कृतिक राजधानी कौन सी तो आप बताएंगे बनारस है ना। तो इस प्रकार से जो है 1799 में राजनीतिक राजधानी लाहौर बन गई और इनकी सांस्कृतिक राजधानी जो थी वो थी अमृतसर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चल करके जो है 1808 में जो है फरीदकोट, मालयर, कोटला, उसका रंबाला, इस पर अधिकार कर लिया। फिर 25 अप्रैल इसका निर्णायक जो होता है वो 25 अप्रैल 1809 में जो है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है एक संधि होती है। इसके माध्यम से कहा जाता है कि ये जो पंजाब का एरिया है इसके आप पश्चिम में चाहे जितना जाएं लेकिन आप पूर्व में नहीं आएंगे। तो इनको पश्चिम से आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद जब पश्चिम बढ़े तो 1818 में ये मुल्तान पर कब्जा किए। ठीक है, 1819 में ये कश्मीर पर कब्जा किए। ठीक है, और उसके बाद 1834 में ये पेशावर पर कब्जा कर लिए।
1834 में पेशावर पर कब्जा कर लिए। उसके बाद देखिए जब ये 1809 में इनसे संधि होने वाली थी, इससे पहले ही अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा जो है वो काबुल की गद्दी पर विराजमान था और उसको जो है उसके भाई शाह महमूद ने अबदस्त कर दिया 1809 में। तो उसने क्या किया, रणजीत सिंह से मदद मांगी और 1809 में जब रणजीत सिंह ने इसको फिर से इसका शासन दिलवाया तो इसने क्या किया, कोहिनूर हीरा जो है प्रदान कर दिया। कोहिनूर हीरा जो है ये रणजीत सिंह को दिया था। इसने पूछा जाता है कि रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे इसमें पूछा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कश्मीर, इसमें राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर है का, जैसे आप श्रीनगर देख रहे हैं, मकराना देख रहे हैं, काबुल देख रहे हैं, तो इसमें श्रीनगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखिए अगला प्रश्न पूछ ही लिया है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर थी, पटियाला थी, कपूरथला थी या लाहौर थी? हमने क्या बताया, ये सांस्कृतिक राजधानी इनकी थी। क्या थी? सांस्कृतिक राजधानी थी, सांस्कृतिक राजधानी। और ये इनकी राजनैतिक, तो जो राजनैतिक राजधानी होती है वही हमारी राजधानी के रूप में स्थापित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? अभी हम चर्चा किए थे, शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या सिर अली से। जाहिर सी बात है 1809 आप याद कर लीजिएगा, 1809 में जब शाह शुजा के ऊपर, किसके ऊपर? शाह शुजा के ऊपर उसके भाई हमला करते हैं और उसको अबदस्त कर देते हैं, तो वो मदद मांगता किससे? रणजीत सिंह से मदद मांगता है। और रणजीत सिंह जब इसकी मदद करते हैं तो ये क्या देता है? कोहिनूर हीरा देता है, कोहिनूर हीरा देता है। तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं, इसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पूछा क्या, 22 नंबर महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? देखिए अगर हम बात करते हैं तो राजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु थी राजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु थी ये हो गई थी करीब 1839 में। ठीक है, और उसके बाद इनके पुत्र जो है वो बनते हैं खड़ग सिंह के खड़कने से वाला वही वाले खड़ग सिंह के जो पुत्र हैं ये बनते हैं। और ये जो है एक स्मैकिया टाइप के थे, मतलब इनको अफीम की आदत थी। ठीक है, इनके शासनकाल में ही जो है पंजाब में बहुत जल्दी अराजकता फैल गई और उसके बाद बहुत सारे मतलब इनके दुश्मन भी हो गए। तो इसमें पूछा क्या, उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी आपके खड़ग सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर ये दिलीप सिंह की बात करते हैं तो दिलीप सिंह जो है ये सिख राज्य के अंतिम शासक थे। सिख शासक मतलब ये कह सकते हैं अंतिम सिख शासक, यहाँ लिख लीजिए अंतिम सिख शासक। अगर आपसे पूछे तो ये थे आपके दिलीप सिंह। बात क्लियर है? और दिलीप सिंह कहानी ये थी कि ये हालांकि बड़े संघर्षशील आदमी थे। ये जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये 2 युद्ध लड़े थे। प्रथम आंग्ल, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये 2 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से लेकर के 46 तक लड़ा गया था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये 1849 में लड़ा गया था। बात क्लियर है? तो देखिए जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था इसमें 5 बार सेनाएं आमने सामने हुई थी, जैसे मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बंदेवाला का युद्ध, अलीवाल का युद्ध जो है, उसके बाद सुखराव का युद्ध था। अब उसमें जिनके प्रधान सेनापति जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, इसमें प्रधान सेनापति था लाल सिंह और तेज सिंह। इसने जो है विश्वासघात कर दिया और इसके बाद जो है 9 मार्च 1846 को जब ये हारे तो उसके बाद कौन सी संधि होती है? लाहौर की संधि होती है। इसमें इनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि आप जो है आप अपना शासन तो चलाएंगे लेकिन राजा के रूप में ऐसे नहीं, हम आपको पैसा देंगे, आप खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन आप जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो मुल्तान का गवर्नर था मूलराज, उसने क्या किया 1849 में कर दिया विद्रोह, और इसको दबाने के लिए अंग्रेजी सेना ने फिर हमला किया। किसके ऊपर? पंजाब के ऊपर। और उसमें 2 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक थी चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, ये 13 जनवरी, ये आपके यूपी SSC ने कई दफा पूछ रखा है। ठीक है, 1849 में जो है लड़ी गई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता जो था वो गब था और इधर सिख सेना का नेतृत्व करता जो है शेर सिंह था। इसने जो है क्या किया था, ये मतलब ये निर्णायक युद्ध नहीं था, ये अनिर्णित युद्ध था। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये बाद में गुजरात का क्षेत्र जो था उसमें चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 को जो है बुरी तरह से जब पराजित हो गए, तो उसके बाद जो है 20 मार्च को डलहौजी ने घोषणा किया कि आज से पंजाब जो क्षेत्र है वो हम उसमें राज करेंगे। और राजा दिलीप सिंह और उनकी माता जिंद कौर को 50 लाख पाउंड की राज देकर के इनको भेज दिया। कहाँ? ये आप जाओ लंदन। ये लंदन गए, लंदन में अपना घूमे टहले, उसके बाद रूस की यात्रा किए, पेरिस फ्रांस अपना घूमे टहले, लेकिन
अंत में जब पेरिस फ्रांस गए तो इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो इनको लंदन में लाकर दफनाया गया। बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, पहले जब सहायक संधि शुरू हुई तो उसमें राजा जो है अकर्मण्य हो गए। जो भारत पर अंग्रेजों के प्रभुत्व का एक कारण यह था कि ज्यादा समय तक उनका यह था कि इनको राजाओं को इतने विलासितापूर्ण जीवन दे दिया जाए कि ये अपने राज्य के बारे में सोच ही ना पाए। तो ये दिलीप सिंह के लिए भी यही कर दिया गया। ये अपने राज्य के बारे में संघर्ष के विषय में सोचेंगे नहीं तो अपना आराम से ये सब शासन करेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्या भैया, लेकिन किसने 1755 डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंदराज ने, हैदर अली ने, देवराज ने या चिक्का कृष्णराज ने? इसमें हैदर अली ने जो है इसकी स्थापना की 1755 में डिंडीगुल मैसूर में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली के पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था कौन था भैया? कैप्टन पॉपहिम, सर आर्कूट, हेक्टर मुनरो या जनरल गोडयार्ड? बताओ भैया कौन था इसमें? देखिए अगर हैदर अली को पोर्ट नोवा की बात करते हैं तो पोर्ट नोवा में जो इनको हराया था, ये जब हैदर अली लड़े थे इसमें पोर्ट नोवा में बहुत बुरी तरीके से हारे थे। ठीक है, जब बुरी तरीके से हारे, इसमें हराने वाला जो इनको था वो था सर आर्कूट। सर आर्कूट के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था करीब 1781 में। 1781 में पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को सर आर्कूट ने बहुत बुरी तरीके से हराया था। उसके बाद फिर ये खड़ा हुआ, बाद में हालांकि फिर हारा ये, है ना। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका सही हो जाएगा। उसका 45 नंबर चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बंगलौर में, मैसूर में, कोयम्बटूर में या श्रीरंगपट्टनम? बताओ भैया टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है वो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और यहीं पर जो है इसने जैकोबियन क्लब की स्थापना भी की थी। किसकी? यहीं पे जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट और देखने को मिलेगा और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।